यह कहानी मेरे गांव के रामनाथ की घटना है। यह सत्य घटना पर आधारित है। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था। एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और पेड़ों के पत्तों से टप टप पानी जमीन पर टपक रहा था। कोहरा इतना घना था कि कोहरा पेड़ के पत्तों पर चिपक कर गर्म हो जाता और पानी की बूंदों में बदलकर धरती पर टपक रहा था। गांव की बिजली काफ़ी देर से कटी हुई थी। पूरा गांव घुप अंधेरे में घिरा हुआ था। रामनाथ गहरी नींद में सोया हुआ था, परंतु उसकी पत्नी रोहिणी का नींद नहीं आ रही थी। उसके दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। रात के 1 बज रहा था। तभी उसके कमरे का बल्ब जल उठा तो रोहिणी रामनाथ को जगाने लगी। बोली, बिजली आ चुकी है, ट्यूबवेल चालू हो गया होगा, जल्दी से उठो, पानी खेतों में जा रहा होगा। रामनाथ ऊँघते हुए जग जाता है और अपना कंबल और लाठी उठाता है और जाने को तैयार हो जाता है। तो रोहिणी रामनाथ से कहती है, रुकिए, मैं भी आपके साथ खेतों में चलती हूँ। परंतु रामनाथ रोहिणी को मना कर देता है। कहता है, रोहिणी, तुम घर पर ही रुको, क्योंकि यहाँ बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। यह कहते हुए रामनाथ रोहिणी को मना कर अकेले ही चल देता है। जनवरी महीने की अंधेरी रात थी। दाएं बाएं सामने 2 मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु रास्ता देखा हुआ था। अगल बगल के चिन्हों को पहचानते हुए रामनाथ आगे बढ़ रहा था। करीब 15 मिनट चलने के पश्चात वह एक चौराहे पर पहुंचता है। वहां से वह एक रास्ते को चुनकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। 20 मिनट चलने के पश्चात अभी भी उसका खेत नहीं आया था। वह ठिठक कर इधर उधर देखता है, परंतु बाहर सिवान में और ज़्यादा ठंड थी। कोहरा और घना था। रामनाथ दूर तक नहीं देख पा रहा था। अब उसे संदेह होने लगा कि उसका अपना खेत अभी भी नहीं आया। वह 35 मिनट तक चल चुका था। फिर कुछ सोच विचार कर फिर आगे बढ़ने लगा। 10 मिनट और चलने के पश्चात वह एक जंगल में पहुंच चुका था। अब वह थोड़ा और आगे बढ़ता है तो जंगल और भी घना हो जाता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि वह रास्ता भटक कर दूसरे गांव के जंगल में आ चुका है। अब उसे बड़ी घबराहट होने लगी थी। वह वापस मुड़ा। घर जाने के लिए थोड़ा चला, पर उसे फिर से एहसास हुआ कि वह दूसरे रास्ते पर जा रहा है। फिर वापस मुड़ा। इस तरह वह घने जंगल में जा पहुंचा। अब बहुत ही रामनाथ घबराने लगा और रास्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। और वह इस जंगल के बारे में बहुत ही डरावनी कहानियाँ पहले ही सुन चुका था। जंगल की आवाज़ उसे अब अंदर तक दहला दे रही थी। ठंड की रात में भी उसके माथे पर पसीने आ चुके थे। तभी उसके पीछे कुछ सरसराहट की आवाज़ हुई। वह बिल्कुल चौंक गया और गिरते गिरते बचा। अब वह भगवान से दुहाई देने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी उसको सामने से काली छाया दिखी। वह डर गया। फिर उसके करीब पहुंचा तो पता चला यह तो जंगली घास सरपत है। अब थोड़ा राहत की सांस ली। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक सफ़ेद लिबास दिखाई पड़ा। अब वह लिबास धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। रामनाथ का कलेजा मुंह को आ गया था। रामनाथ धीरे धीरे चलने लगा था। तभी उसके बगल से एक कुत्ते जैसा कुछ भागते हुए गया।
अब उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। इतने में ही लिबासधारी उसके काफ़ी करीब आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रामनाथ के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहे थे। रामनाथ पसीने पसीने हो चला था। उसका चेहरा निस्तेज हो चला था। वह कुछ साफ देख नहीं पा रहा था। सामने खड़े व्यक्ति के काले सफ़ेद दांत ही दिखाई दे रहे थे। उसके जबड़े अधखुले थे, पैर उसके पीछे की तरफ मोड़े हुए थे। वह आकार में रामनाथ का टेढ़ा था। यह देखकर रामनाथ के मुंह से सिसकारियाँ निकल पड़ी थीं। वह व्यक्ति रामनाथ से पूछा, तुम मेरे गांव के नहीं लगते हो, हमारी एरिया में क्या करने आए हो? रामनाथ की दशा ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। वह कुछ कहना चाहा पर उसको उसका गला रुधा हुआ महसूस हो रहा था और उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। रामनाथ घिघियाते हुए बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इतना ही बोला कि उसे अपने पीछे भी किसी के होने का एहसास हुआ। रामनाथ दूसरी तरफ मुड़ता है। वापस मुड़ा तो उसे एहसास हुआ वही व्यक्ति पीछे भी खड़ा है। ऐसा देखकर उसका दिमाग शून्य हो गया। उसका दिमाग घूम गया। उसे चक्कर जैसा आ गया जैसा आने लगा और रामनाथ अगले ही पल ज़मीन पर भरभरा कर गिर पड़ा और अचेत हो गया। शायद वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। अब सुबह के 7 बज चुके थे। सूरज की हल्की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके शरीर में थोड़ी हरकत हुई। धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। अब वह उठना चाहता था पर उसका बायां हाथ मुड़कर उसके पेट के नीचे दबा हुआ था, जो बिल्कुल सुन्न हो गया था। धीरे धीरे दाएं हाथ को ज़मीन पर से जोर लगाया तो सीधा हो गया। फिर धीरे धीरे बैठने की कोशिश किया। फिर दाईं कोहनी को ज़मीन से लगा के जोर दिया तो करवट होते हुए उठ बैठा। उसके हाथ पैर सुन्न पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे उसके बेजान पड़े शरीर में ताकत आने लगी थी। धूप खिल चुकी थी और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी थी। रामनाथ उठता है। अब दिन के उजाले में उसे अपना रास्ता बराबर समझ में आने लगा था। वह धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहा था। उसे रात की घटना धीरे धीरे याद आने लगी थी। उसका पूरा बदन टूट रहा था परंतु वह हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए अपने रास्ते पर चला जा रहा था। उसे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। वह अब अपने घर पहुंच चुका था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या खेत में पूरा पानी लग गया? आपने तो बहुत देर कर दी। रामनाथ कुछ बोला नहीं और सामने पड़ी खाट पर फैल गया। उसकी पत्नी उसके ऐसे बर्ताव से अचंभित थी पर आगे कुछ बोल न सकी। उसने सोचा शायद थकान होगी, थोड़ा आराम कर लेने देती हूँ तब बात करूँगी। अगले पल रामनाथ जैसे गहरी नींद में सो गया। 2 घंटे के पश्चात उसकी पत्नी उसे जगाने लगी और खाना खाने को कहने लगी पर रामनाथ आंखें खोल नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे थोड़ा हिलाया तो उसने आंखें खोली। आँखों से अंगारे बरस रहे थे। आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। चेहरा बिल्कुल सपाट दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ अकड़े हुए थे। मुंह से सिसकारियाँ निकल रही थीं और तेज बुखार भी हो गया था। रोहिणी रामनाथ का यह रूप देखकर अंदर तक दहल चुकी थी। उसने भाग के गांव के एक डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर चेकअप करके 2 इंजेक्शन लगाया और खाने को कुछ दवाइयाँ दी
पर रामनाथ के तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। रोहिणी काफ़ी परेशान हो गई थी। रामनाथ की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी। उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज 2 दिन तक चला। रामनाथ अब किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वह चिल्ला कर एक ही बात बोलता था, मुझे परसों जाना है, मुझे परसों जाना है। अब रोहिणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रामनाथ को आखिर हो क्या गया है। वह अगले दिन झाड़ फूँक भी करवाया, पर कोई आराम नहीं मिला। अब 2 दिनों के पश्चात रामनाथ बेसुध अस्पताल की खाट पर पड़ा था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर भी कुछ कहने की अवस्था में नहीं थे। शाम को वह अपने बेड से उठ कर बैठ जाता था और हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, और बेसुध पड़ जाता था। रात के 11 बजे रामनाथ का शरीर अकड़ गया और आंखें खुली की खुली रह गईं, और अब उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसकी पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और गांव वाले उसकी लाश को अंत्येष्टि के लिए ले जाने लगे थे।